टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं आज हम लोग अगला टॉपिक पे। ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं। ये आपका जो है प्रिंटेड मीडिया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। आपके घर में जो टीवी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। रेडियो आपने देखा होगा तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है ना। तो इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, यानी जितने भी आपका न्यूज़ समाचार है ना, ये सब आते हैं। और जो टीवी है, ये सब इसके माध्यम से जितनी भी व्यवस्था यहाँ पे आज न्यूज का आ रहा है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है ना। ये सब जो कि विद्युत से चलने वाले हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आइए देखते हैं। टेलीग्राफ पहला है। क्या है पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? क्या? टेलीग्राफ। टेलीग्राफ 1837 में। कब? 1837 में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ की खोज किया। किसने किया? सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ की खोज किया, जिससे सूचना को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित भेजा जा सकता था। क्या है? जैसे मान लीजिए किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए विद्युत के तारों के माध्यम से, पहले देखिए तार के माध्यम से, जैसे मान लीजिए स्थान ए है और स्थान बी पे सूचना भेजना है तो ये तार के माध्यम से भेजा जाता था। ये टेलीग्राफ था जो कि सूचना को तीव्र यानी जल्दी त्वरित भेजा जा सके, इसलिए ऐसा व्यवस्था किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं ना। टेलीग्राफ मशीन के कारण अब अखबारों के प्रशासकों के पास अखबारों के प्रकाशकों के पास पहले की तुलना में अधिक खबरें आने लगी। अखबारों के लिए खबर इकट्ठी करने की प्रक्रिया में समय बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। उदाहरण के लिए किसी अखबार को कोई राजनीतिक घटना या कपास के दाम में कमी या वृद्धि की सूचना का जल्दी मिलना इसकी बिक्री को बढ़ा सकता था। टेलीग्राफ के माध्यम से सूचनाओं के तीव्र प्रवाह के कारण वस्तुओं की कीमतों में समानता आने लगती है। अब सूचनाएं उद्योगपतियों व व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन गई है ना। पेपर पहुंचने से पहले इस टेलीग्राफ के माध्यम से, इस तार के माध्यम से सूचना बहुत जल्दी पहुंच जाता था। असल में बात यह रही कि ये 1837 में जो चालू हुआ, अब समझ लीजिए कि उस समय औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव था। आपका ब्रिटेन में चले जाइए, 1750 से जो चालू हुआ, ये 1837 तक आते आते बिल्कुल तीव्र स्थिति पकड़ लिया था। और वो लोग को हर चीज का, जैसे कपास मंगाना है तो कपास के लिए अब सूचना कि कितना रेट बढ़ा, क्या हुआ है नहीं है, सारा सूचना जो है ये सब इकट्ठा करने के लिए ये व्यवस्थाएं करने लगे, है ना। उसके बाद आइए हमारा दूसरा है टेलीफोन। टेलीग्राफ तार वाला व्यवस्था था। अब टेलीफोन में क्या है? टेलीफोन में है कि टेलीफोन के जरिए तारों के माध्यम से आवाज पहुंचाई जा सकती थी और दो लोग सैकड़ों किलोमीटर दूरी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ध्यान रखना किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने
किसने? ग्राहम बेल ने 1876-77 में टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने? क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका? टेलीफोन का आविष्कार किया। आप अपने गांव में रहते हैं, अरे ग्राम का बेल, घंटी, टेलीफोन, ठीक है। और कुछ ही वर्षों में यह भारत सहित विश्व भर में उपयोग किया जाने लगा। बड़ी कंपनियां इसके तार बिछाने और मशीन उपलब्ध कराने के काम में लग गई, ठीक है। तो इस तरह से टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल महोदय जी कर दिए। अब आइए हम लोग देखते हैं रेडियो। रेडियो आप जानते होंगे, है ना? बिना तार के, इसमें कोई तार वार नहीं जोड़ना है, बिना तार के आसमान में मौजूद रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश और आवाज पहुंचाने का काम तार विहीन रेडियो करता है, ठीक है। 1901 में इटली के मार्कोनी ने, इटली के कौन? मार्कोनी ने सर्वप्रथम अटलांटिक महासागर के पार, यानी अटलांटिक महासागर जो है उसी के पार प्रसारण करके इतिहास रचा था, है ना? इतिहास रचा था। इसके पूर्व विद्युत तारों के माध्यम से ही दूर संचार संभव था। जैसे आपने दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा, टेलीग्राफ और टेलीफोन, दोनों में तार के माध्यम से ही सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता था। लेकिन रेडियो आकर के क्रांति ला दिया कि ये बिना तार के सूचनाओं को लोगों तक पहुंचा रहा है ना? समुद्रों में और जहां विद्युत तार न बिछे हों वहां सूचनाओं का संचारण क्या है? बाधित हो जाता था, यानी बाधित हो जाता था जहां तार नहीं बिछाया जाता था, ठीक है। अब मान लीजिए टेलीफोन लगाना है तो तार जहां पे नहीं जा पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बाधित सूचना हो जाएगा। लेकिन रेडियो आ जाने के बाद वो सूचना बाधित नहीं रहा। प्रारंभ में यह केवल सैनिकों और जहाजों के लिए उपयोग किया जाता था, ये रेडियो का, है ना? लेकिन 1920 के बाद यह मास मीडिया की, है ना, मास मीडिया की शक्ल होने लगा, अर्थात मास मीडिया में भी इसका यूज किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद देखें तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका में रेडियो प्रसारण स्टेशनों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिसमें बड़ी संख्या में गैर सरकारी और बिना लाइसेंस वाले रेडियो स्टेशन खुल गए। गैर सरकारी मतलब प्राइवेट लोग खोल दिए, है ना? 1930 तक 40% अमेरिकी घरों में रेडियो पहुंच गया और शुरुआती रेडियो स्टेशनों से अधिकांशतः संगीत कार्यक्रमों के प्रसारण हुआ करता था, ठीक है, किए जाते थे। बाद में नाटक, कॉमेडी, है ना, कॉमेडी, वार्ता और शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडियो चैनल युद्ध की खबरों के प्रसारण के साथ साथ देशभक्ति को उभारने वाले विधि कार्यक्रमों का प्रसारण करने लगे। इस दौर में राजनीतिक अपील और चुनाव प्रचार के लिए रेडियो महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। चुनाव का भी प्रचार होने लगा, ठीक है। 1920 के माध्यम से दूसरी औद्योगिक देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रूस, इटली में भी सामुदायिक उपयोग वाले रेडियो स्टेशन शुरू हुए। 1930 में भारत में सार्वजनिक प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की शुरुआत हुई। प्रसारण के माध्यम से लोगों को सूचनाएं मुहैया कराना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना इसके प्राथमिक कर्तव्य माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं फिल्म या चलचित्र। अब आ जाता है फिल्म और
चलचित्र के बारे में देखते हैं। जैसे टीवी आ जाता है, देखिए क्या है उस समय चलचित्र वाले, यहाँ ध्यान दे रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, पूछा जाता है पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। 19वीं सदी के अंत में, कब? 19वीं सदी के अंत में 1895 में पेरिस नगर में, यानी आपका फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस, तो पेरिस नगर में लुमिये बंधु, किसने? लुमिये बंधुओं ने पहली बार एक चलचित्र तैयार करके प्रदर्शित किया जाता था। उन दिनों फिल्मों में केवल दृश्य देखे जा सकते थे, आवाज नहीं आती थी, आवाज नहीं सुन सकते थे। इस कारण वार्तालाप चित्र पर टाइप द्वारा दिखाया जाता था, जो लोग बोलते वो टाइप द्वारा होता था, ठीक है। यह माध्यम इतना प्रभावी और लोकप्रिय हुआ कि दुनिया के अनेक देशों में फिल्में व उन्हें दर्शाने के लिए थिएटर बनने लगे। भारत की पहली फिल्म दादा साहब फाल्के, है ना, पहली फिल्म, भारत की पहली फिल्म, ध्यान रखना, भारत की पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाई, जिसका नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र था। पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, कि भारत की पहली फिल्म दादा साहब फाल्के ने कब बनाई थी? 1913 में बनाई, जिसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र था, ठीक है। फिल्म बनाने में अत्यधिक खर्च होता था और वह लोकप्रिय होकर मुनाफा देगी कि नहीं, यह निश्चित नहीं था। इस कारण फिल्मों के निर्माण में भी बड़े पूंजीपतियों का महत्व बढ़ने लगा, जो पैसे लगाते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि उनमें खास तरह के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रसार हो। यही नहीं, फिल्म उत्पादनों व जीवन शैलियों के विज्ञापन का माध्यम भी बनी। अधिक पूंजी लगाने के कारण फिल्मों का निर्माण गिने चुने, कैसे? गिने चुने, बहुत कम, है ना, गिने चुने केंद्रों में होने लगा। जैसे भारत में बम्बई, अर्थात आज जो जिसे मुंबई बोलते हैं, और मद्रास जो चेन्नई जिसको अभी वर्तमान में बोलते हैं, है ना, ब्रिटेन तथा अमेरिका में और समय के साथ पूरी दुनिया में दिखाए जाने वाले अधिकांश फिल्में अमेरिका के हॉलीवुड में बनने लगी। इससे संस्कृति का अत्यधिक केंद्रीकरण और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का खतरा उत्पन्न हो गया। इन फिल्मों को अपने दौर के प्रतिबिंब की तरह भी देखा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलीवुड में देशभक्त से भरे और अपने राष्ट्र को बेहतर दिखाने वाली फिल्मों का निर्माण हुआ। इस युद्ध के बाद पहली बार रंग भेद, यहूदी विरोध जैसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में बनने लगी, है ना, क्योंकि आप जानते हैं हिटलर ने जो है ये सब यहूदियों को खूब मारा था, है ना, पूरा लोगों को कत्ल कर डाला था। शीत युद्ध के दौरान बना फिल्मों में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इन फिल्मों में पात्रों के माध्यम से राष्ट्रों व समुदायों के बीच संबंधों के पूर्वाग्रह को उभारा जाता है। अधिकांशतः शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में बनने वाली जेम्स बॉन्ड श्रृंखला की फिल्मों में नस्लीय पूर्वाग्रह व अंतर्राष्ट्रीय तनावों को आसानी से देखा जा सकता है ना। भारत में भी विभिन्न दौर में बनी फिल्मों में उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का असर देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए टेलीविजन आ जाता है। क्या? टेलीविजन में है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संचार की एक नई तकनीक रेडियो का स्थान
लेने लगी। कौन? टेलीविजन, जैसे टीवी कहते हैं। यह भी टेलीविजन या टीवी 1920 के दशक में एक स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लेगी बेयर्ड, कौन? जॉन लेगी बेयर्ड ने बोलने वाले चलचित्र यानी बोलने वाले चित्रों के संचार की विधि खोजी, जिससे बाद में टेलीफोन का नाम दिया गया। दूर संचार के क्षेत्र में यह बड़ी खोज थी। यह फिल्म की तरह एक साथ लाखों लोगों तक, है ना, लाखों लोगों तक पहुंच सकती थी। लेकिन टीवी फिल्मों से फर्क भी थी। रेडियो की तरह इसे घर बैठे और दैनिक काम करते हुए देखा जा सकता था। रेडियो और टीवी लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए। लगातार खबर और विमर्श और बिंबों के माध्यम से टीवी लोगों पर हावी होती गई, है ना। धीरे धीरे इसका जो है मांग भी बढ़ने लगा। तो क्या है, लोगों को अब बात ये था कि दिखाया जा रहा है कार्य होते हुए, है ना। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ब्रिटेन व अमेरिका जैसे विकसित देशों के लोग अपने खाली समय में निष्क्रिय होकर टीवी देखते हैं। औसतन प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह 4 साल का बच्चा हो या सेवानिवृत्त वृद्ध, रोज कम से कम 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। जहां पहले वे अपने मित्रों से मिलने जाते थे या सैर करने जाते थे या घर पर ही अपनी रुचि की कोई गतिविधि में समय लगाते थे, वहां लोग अपने सोफे पर लेटकर टीवी देखते हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण परिणाम बताए जाते हैं। पहला यह कि लोग विषयों व घटनाओं के बारे में विचार विमर्श करने की जगह उन्हें मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, यह कहा जा सकता है या कहा जाता है कि पत्रिका पढ़ने वाले अधिक, है ना, जो लोग थे पत्रिका पढ़ने वाले अधिक सोच विचार और चर्चा करते हैं, है ना। बनिस्बत का है बनिस्बत कि वे लोग जो उसी विषय को टीवी में देखते हैं। दूसरा, यह पाया गया है कि टीवी के कारण लोग एक दूसरे के साथ कम समय बिताते हैं, जिसके कारण सामाजिक रिश्ते शिथिल होते जा रहे हैं। ठीक, क्या होते जा रहे हैं? शिथिल होते जा रहे हैं। तो असल में क्या है, जब वो अपना टाइम टीवी में बिताएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मित्रों के पास जाना तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। जहां अमेरिका जैसे देशों में रेडियो टीवी प्रसारण निजी कंपनियों द्वारा होता था, वहीं यूरोप, भारत आदि में प्रारंभ से ही प्रसारण पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC, आज भी BBC लंदन की जो है गाना सुनाए जाते रेडियो में, है ना, की स्थापना सरकार द्वारा 1926 में की गई। इसका खर्च रेडियो और टीवी उपभोक्ताओं के लिए किए गए, है ना, उपभोक्ताओं के लिए किए गए कर से निकाला जाता था, लिए गए कर से निकाला जाता था, जैसे टैक्स लिया जाता था उससे, है ना। 1950 के बाद ही ब्रिटेन में निजी कंपनियों को प्रसारण की अनुमति मिली। भारत में भी लगभग 1990 तक राज्य नियंत्रण दूरदर्शन और आकाशवाणी ही एकमात्र प्रसारक रहे। उसके बाद ही निजी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई। ठीक है, टेलीविजन उपकरणों की संख्या बढ़ने के साथ ही फिल्म दिखाने वाले केंद्र कम होने लगे। 1960 के दशक तक 5 करोड़ 20 लाख अमेरिकी घरों में टेलीविजन पहुंची थी, जो 2006 तक लगभग 28 करोड़ 50 लाख हो गई। वहीं सन 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत की गई। सन 2007 तक भारत के करीबन 12 करोड़ घरों में टेलीविजन पहुंच गई।
इस दौरान टेलीविजन प्रसारण की तकनीकी, एंटीना, केबल, सैटेलाइट बॉक्स आदि में भी निरंतर सुधार होते रहे। इस तरह से देखो ये टेलीविजन का प्रसारण हो रहा है। 1975 तक भारत के 7 शहरों में, कितने शहरों में? 7 शहरों में ही टेलीविजन मौजूद थी, जिसमें रोज कुछ घंटों तक न्यूज बुलेटिन और अन्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। 1982 में उस समय के एकमात्र टेलीविजन चैनल दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय एकता, कृषि साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण के कार्यक्रमों के प्रसारण के माध्यम से सामाजिक बदलाव का कारक बनना दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले सीरियल जैसे हम लोग व बुनियाद प्रसारित किए गए। इस दौर में दूरदर्शन के द्वारा हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिक रामायण एवं महाभारत प्रसारित किए गए। जिन भारतीय घरों में टेलीविजन मौजूद थी, वहां अधिक से अधिक संख्या में दर्शक इन धारावाहिक कार्यक्रमों को देखने इकट्ठे होते थे। दर्शकों की विशाल संख्या के कारण इन धारावाहिक कार्यक्रमों ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। आज भी लोग धारावाहिक फिल्म देखते रहते हैं, देख लो। लेडीजों तो उसी में जो है बिजी रहते हैं। ठीक है। 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में भारत में अधिक से अधिक लोग टेलीविजन सेट खरीदने लगे। इसी अवधि में दूरदर्शन के माध्यम से प्रादेशिक खबरों का प्रसारण भी शुरू हुआ। 90 के दशक की आरंभ में भारत में व्यावसायिक या निजी टेलीविजन चैनलों जैसे स्टार टीवी, जी टीवी, सन टीवी, CNN की शुरुआत हुई। दूरदर्शन से अलग नए टेलीविजन चैनलों की रणनीति अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित थी। यह व्यावसायिक टेलीविजन चैनल अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। टेलीविजन के माध्यम से दर्शकों की बड़ी संख्या तक किसी उत्पाद की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। साथ ही दर्शकों को उन उत्पादकों के उपयोग के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाने और लाभ की प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक टेलीविजन चैनलों को लगातार नए नए विषयों, थीम की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक चैनलों के आने के बाद मनोरंजक कार्यक्रमों और टेलीविजन में विज्ञापनों की संख्या बढ़ने लगी। परंपरागत पितृसत्तात्मक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले किसी भी एक भारतीय परिवार के सदस्यों के आपसी विवाद व महिला पात्रों की बहुलता वाली कहानियां बहुत से व्यावसायिक चैनलों की मुख्य थीम बन गई। व्यावसायिक कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं के विक्रय को बढ़ाने और उससे अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उनके विज्ञापनों में फिल्म के अभिनेताओं, अभिनेत्रियों व जाने माने लोगों का उपयोग करती हैं। भारत में 20वीं सदी के आखिरी दशक तक मनोरंजन एक प्रौद्योगिकी का रूप ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ऐसा रहा। आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको करना है। मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपका है इधर, ये हाँ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला,
ये, क्या आप अपने अनुभव से टेलीविजन के उपयुक्त प्रभाव के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बस, तो ये 2 क्वेश्चन हैं। चलो बच्चों, धन्यवाद। बाकी हम कल अगले दिन बात करेंगे और फिर अगले टॉपिक पे बात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।